नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की बोलियों की, और मध्य प्रदेश की बोलियों के अंतर्गत हमारे पहले वीडियो में हमने भाषा, जिसमें परिभाषा और विशेषताएं देखी, अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी हमने देखी, साथ ही हमने बोलियां, उनकी अवधारणा, परिभाषाएं, विशेषताएं देखी, उपभाषा एवं बोलियां देख ली। आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालवी बोली की। तो मालवी बोली का सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे पॉइंट पर अपनी नजर डालेंगे। यदि हम मालवी बोली का परिचय देखते हैं तो सबसे पहले तो हम सभी को यह पता है कि जो मालवी बोली है वो हमारे मालवा का जो हमारा क्षेत्र है, मालवा के क्षेत्र में बोली जा रही है। तो मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवी शौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी उपभाषा की बोली है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह पूछा जा सकता है कि कोई भी बोली किस अपभ्रंश की बोली है या किस उपभाषा की बोली है। तो मालवी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी उपभाषा की बोली है। तो ध्यान रखना है, अपभ्रंश कौन सा है सर? अपभ्रंश है शौरसेनी, और उपभाषा कौन सी है? तो वह है राजस्थानी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। सर, क्या ये पहले दूसरी लिपि में लिखी जाती थी? क्योंकि आजकल तो हम सभी बोलियों को देवनागरी में लिख रहे हैं, तो क्या उसकी अपनी एक लिपि थी? जी हां, इसकी अपनी एक लिपि थी जिसका नाम था मालविनी लिपि। ठीक है, मालविनी लिपि देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान में हम इसे देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो यदि ऐसा प्रश्न बनता है कि मालवी बोली की प्राचीन लिपि कौन सी थी, वो थी मालविनी, और वर्तमान में किस लिपि में लिखी जा रही है? तो देवनागरी में। तो मालवी की अपनी लिपि प्राचीन काल में प्रचलित थी। जैन साहित्य में, हमें जैन साहित्य में इसकी लिपि के बारे में पता चलता है, और वो कौन सी है? मालविनी लिपि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। कालांतर में उसका जो है वो लोप हो गया है, इसलिए हम इसे अब कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। तो ध्यान रखना, यदि पूछा जाए इसकी प्राचीन लिपि के जो लेख है वो कहां से मिलते हैं? जैन साहित्य से। लिपि कौन सी थी? मालविनी थी। मालविनी, मालवी बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं। मालवी बोली मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में विस्तार लिए हुए है। तो हमें पता है कि राजस्थानी उपभाषा की ये बोली है, तो राजस्थान में तो बोली ही जाएगी। साथ में इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र पर पड़ा है। तो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, यहां राजस्थान है, इस पश्चिमी क्षेत्र पर इस पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए यहां पर भी आपकी मालवी बोली बोली जा रही है। उज्जैन में विशुद्ध मालवी के साप्ताहिक एक महामालव का प्रकाशन देखने को मिलता है। साप्ताहिक पत्र था जो कि मालवी बोली में लिखा जाता था। कहां का सर? उज्जैन का है। नाम क्या था? महामालव। और कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था, विशुद्ध मालवी में लिखा जाता था। इसका प्रकाशन 1953 में हुआ था, लेकिन अब यह नहीं निकलता है, बंद हो चुका है। अब इसको प्रकाशित नहीं किया जाता, नहीं छापा जाता। तो लेकिन ये इस बोली से संबंधित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नाम क्या है? महामालव। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। कहां से निकलता था? उज्जैन से निकलता था। और कब इसका प्रकाशन शुरू हुआ था? 1953, 1953 में शुरू हुआ था। तो क्या जाना? मालवी बोली मालवा के क्षेत्र में बोली जा रही है, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी उपभाषा की एक बोली है। इसकी एक प्राचीन लिपि भी थी जो कि जैन साहित्य में हमें इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है, और वो है मालविनी। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में बोली जाती है। इसमें एक पत्र भी, साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया था जिसका नाम था महामालव। उज्जैन से निकाला गया था। 1953 में सबसे पहला प्रकाशन हुआ था। ठीक है, यह सारी बात हमने देख ली, सामान्य परिचय है। सर, कौन कौन से क्षेत्रों में मालवी बोली बोली जाती है? तो हमें पता है कि यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में बोली जा रही है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में, इंदौर संभाग में, भोपाल संभाग में और ग्वालियर के कुछ जिलों में यह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब
यदि मैं बात करूं उज्जैन की, तो उज्जैन में आपको विशुद्ध मालवी देखने को मिलेगी, जो कि है आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और शाजापुर। उज्जैन के कौन कौन से जिले में? तो हमारा आगर मालवा है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन, देवास और शाजापुर। यदि मैं इंदौर की बात करूं, तो इंदौर में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर। यहां जो धार, झाबुआ, अलीराजपुर है, यहां पर इसकी एक उपबोली है भीली। तो भीली देखने को आपको मिलती है। और इंदौर में आपको आदर्श मालवी देखने को मिलती है। तो इंदौर और उज्जैन में आदर्श मालवी मिलेगी, बात करेंगे आगे उसकी भी, है ना। तो आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और उज्जैन। भोपाल की मैं बात करूं तो सीहोर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन और विदिशा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है, सर ये रायसेन हो गया, राजगढ़ हो गया, ये तो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, यहां पर क्या मालवा बोली जाती है, मालवी बोली जाती है? तो विशुद्ध मालवी तो नहीं, जैसे जैसे ये विशुद्ध मालवी के क्षेत्र हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तो वहां पर मालवी का जो प्रभाव है वो कम होता जाता है, और वहां पर जो दूसरी बोलियां हैं उनका प्रभाव ज्यादा होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं विशुद्ध रूप से तो नहीं, लेकिन हां मालवी का भी थोड़ा बहुत स्वरूप हमको वहां पर देखने को मिल जाता है। तो सीहोर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा में भी आपको मालवी बोली मिलती है, विशुद्ध रूप से नहीं, आंशिक रूप से जरूर मिलती है। इसके बाद ग्वालियर, तो ग्वालियर में केवल गुना के क्षेत्र में, या गुना के जो क्षेत्र में आपको मालवी बोली मिलती है, यह भी, इसका भी आंशिक रूप देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के कुछ स्थानों पर विशुद्ध मालवी मिलती है, कुछ स्थानों पर हमें आंशिक मालवी देखने को मिलती है। ठीक है। यदि हम राज्य की बात करें तो राजस्थान में हम चलते हैं। राजस्थान में हमें झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जो जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर मालवी मिलती है। कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। आप देखेंगे तो भाई नीमच, रतलाम, मंदसौर से जो चिपके हुए जिले हैं वहां पर आपको मालवी सुनने को मिलती है, चाहे वो झालावाड़ हो, प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो या चित्तौड़गढ़ हो। तो इन जिलों के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर मालवी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी उपबोलियों के बारे में बात करते हैं। सर इनकी उपबोलियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है आपका केंद्रीय या आदर्श मालवी। जिन क्षेत्रों में आपको मालवी का आदर्श रूप देखने को मिलता है, केंद्रीय रूप देखने को मिलता है, तो वो कौन सा है? तो आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में, ठीक है, जैसा मैंने अभी कहा था, इंदौर और उज्जैन, इन दोनों क्षेत्रों में आपको आदर्श मालवी देखने को मिलती है। ठीक है, या जिसे केंद्रीय मालवी भी कहते हैं। केंद्रीय मालवी को मानक मालवी कहा गया है। मानक का क्या मतलब होता है? कि जिसे बेहतर मान लिया जाए। जैसे एक हिंदी है, इसको हमने शुद्ध किया तो क्या बन गई? मानक हिंदी बन गई। मतलब जिसको हमने माना गया, जिसमें परिशुद्धता, कुछ पैरामीटर्स पे हमने परिशुद्ध करने का काम किया। तो और जो हम थोड़े बहुत नियम भी देखेंगे वो इन पर ज्यादा काम करते हैं। तो यह इंदौर और उज्जैन के क्षेत्र में बोली जा रही है। इसे हम मानक मालवी भी कहते हैं और केंद्रीय आदर्श मालवी भी कहते हैं। अगला है सौंदबाड़ी। पहला हमारा हो गया केंद्रीय या आदर्श मालवी, अब है सौंदबाड़ी। सौंदबाड़ी साहित्य, संस्कृति और व्याकरण, इससे संबंधित एक किताब है। ठीक है, सौंदबाड़ी साहित्य, संस्कृति और व्याकरण। ठीक है, किसने लिखी है सर? ये लिखी है डॉक्टर प्रहलाद चंद्र जोशी। प्रहलाद चंद्र जोशी ने यहां पर सौंदबाड़ी जो मालवी है उसके बारे में बताया है, उसके साहित्य के बारे में बताया है, उसके कल्चर अर्थात संस्कृति के बारे में बताया है और उसके व्याकरण के बारे में भी चर्चा की है। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा, सर हम कह रहे थे कि भाषा की व्याकरण होती है या भाषा में व्याकरण देखने को मिलता है, आप
तो बोली और उपबोली में भी देखने को मिल रहा है। मैं फिर से आपको यहां पर चीजें बताना चाहता हूं कि यहां पर जो व्याकरण है वो केवल जो पहले से बोलियां चल रही हैं उनको मानक रखने के लिए बना दिया गया है। तो इसमें कुछ नियम देखने को मिल जाते हैं, सिद्धांत देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहां पर पहला चंद जोशी ने यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या लिखा है? सौंदवाड़ी साहित्य, संस्कृति और व्याकरण। ठीक है, अब इसका नाम है सौंदवाड़ी। देखिए, हर एक उपबोली का नाम किसी ना किसी कारण से रखा ही जाता है, कोई ना कोई कारण होता है। जैसे सौंदवाड़ी रखा गया है सौंधिया राजपूतों के नाम पर। केंद्रीय मालवी क्यों रखा गया? क्योंकि बिल्कुल बीच में, केंद्र में यह बोली जा रही है, तो हमने उसे केंद्रीय कहा। आदर्श मालवी कहा क्योंकि मानक है इसलिए आदर्श है। सौंदवाड़ी सौंधिया राजपूतों के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यदि प्रमुख क्षेत्र देखें दोस्तों तो शाजापुर है, उज्जैन है, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर, और राजस्थान में बात करें तो झालावाड़, ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सौंदवाड़ी के नामकरण कैसे हुआ? सौंधिया राजपूतों के नाम पर। इसके बाद रजवाड़ी या रांगड़ी की बात करें, ठीक है, तो या तो आप रांगड़ी कह सकते हो या रजवाड़ी कह सकते हो। ग्रियर्सन ने, आपको एक नाम मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। ये एक भाषा वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने कई भाषाओं पर अपने विचार और अपने अध्ययन को दिखाया है। तो यहां पर ग्रियर्सन ने जो रांगड़ी है मतलब रजवाड़ी है और सौंदवाड़ी है को इसकी उपबोली माना है। मतलब मालवी जो बोली है उसकी दो उपबोलियां ही बताई हैं दोस्तों। कौन कौन सी? एक रांगड़ी और एक सौंदवाड़ी, मतलब रजवाड़ी और सौंदवाड़ी। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा मालवी की कितनी उपबोलियां मानी गई हैं, तो दो, एक तो रजवाड़ी और एक तो सौंदवाड़ी। ठीक है, अब यहां पर एक व्यक्ति मिलते हैं चिंतामणि उपाध्याय। चिंतामणि उपाध्याय ने रजवाड़ी पर विस्तृत भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया है। यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है, जिस तरीके से सौंदवाड़ी पर किसने किया है? प्रहलाद चंद जोशी जी ने एक नाम इस नाम की एक किताब लिखी थी, सौंदवाड़ी साहित्य, संस्कृति और व्याकरण। वैसे ही चिंतामणि उपाध्याय जी ने रजवाड़ी पर विस्तृत भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया है। सर कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिले, इनमें बोली जाती है। आपकी कौन सी? रजवाड़ी या रांगड़ी। अब हम बात करते हैं, जैसे हम दशोरी कह देते हैं, दशपुरी कह देते हैं या मंदसौरी कह देते हैं। अब दशोरी, दशपुरी, मंदसौरी कहां से संबंधित देखने को मिल रहा है? तो यह हमें मंदसौर, नीमच से संबंधित देखने को मिल रहा है। तो मंदसौर तो है ही, क्योंकि नाम ही मंदसौरी है, तो मंदसौर क्षेत्र में। मंदसौर के प्राचीन दशपुर नाम से इसे दशोरी कहा गया। मतलब इसका नामकरण हुआ मंदसौर का जो पुराना नाम है दशपुर, उसके नाम पर ही इसे दशोरी, दशपुरी या मंदसौरी कहा गया। ठीक है, अब दशोरी पर सर किस किस का प्रभाव है? तो ये इस पर मेवाड़ी का, हाड़ौती का, सौंदवाड़ी का और रजवाड़ी का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो राजस्थान के आपको मेवाड़ी और हाड़ौती, और मध्य प्रदेश में जो मालवी की ही उपबोलियां हैं जिसमें रजवाड़ी और सौंदवाड़ी का प्रभाव हमारी इस मंदसौरी, दशोरी या दशपुरी पर देखने को मिलता है। इसके बाद उमठवाड़ी का क्षेत्र थोड़ा ऊपर की तरफ है। यह राजगढ़ की जो समस्त तहसीलें हैं वहां पर बोली जाती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका नाम उमठवाड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है वो उमठवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर उमठवाड़ राजपूतों की बहुलता थी। सौंदवाड़ी नाम पड़ा सौंधिया राजपूतों के कारण, उमठवाड़ी पड़ रहा है उमठवाड़ राजपूतों के कारण, जो वहां राजगढ़ क्षेत्र में रह रहे थे, तो उस क्षेत्र को भी उमठवाड़ क्षेत्र कहा गया और वहां बोले जाने वाली बोली को, मालवी को उमठवाड़ी कहा गया। ठीक है, कहां? राजगढ़ की समस्त तहसीलों में बोली जा रही। उसके बाद आ जाते हैं भीली।
नाम से ही पता चल रहा है भील जनजाति के द्वारा बोली जा रही है। कहां पर अधिकता है? तो भाई आपको धार हो गया, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, रतलाम हो गया, यहां पर भील जनजाति ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पर वो ज्यादा बोली जाएगी, भीली मालवी। ठीक है, देखिए पहले क्या था, भीली जो थी ना वो आपको स्वतंत्र देखने को मिलती थी। एक मिनट, भीली जो है वो पहले आपको स्वतंत्र बोली देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसमें मालवी जैसा गुण पाने के कारण इसे मालवी की उपबोली बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको अलग से ही देखने को मिल रही थी, अब इसको मालवी के अंतर्गत हमने रख दिया है। ठीक है, तो भील जनजाति द्वारा जो प्रयुक्त भीली बोली का मालवी से गहरा संबंध है। अभी मैंने कहा पहले स्वतंत्र थी, लेकिन इसका संबंध, गहरा संबंध किससे है? मालवी से। और भीली मालवी के बहुत से शब्द समान हैं। भीली में बात करूं और मालवी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो समान हैं, एक जैसे लगते हैं, इसलिए कई भाषाविद भीली को मालवी की उपबोली मानते हैं। तो जो मानक किताबों से ही मैंने ये कंटेंट लिया हुआ है, तो उसमें इसको मालवी की उपबोली माना है, इसलिए यहां पर ये क्लियर हमने कर दिया। तो कुछ भाषाविदों ने इसे मालवी की उपबोली माना है। कारण क्या है? क्योंकि मालवी और भीली में बहुत से ऐसे बहुतायत शब्द ऐसे हैं जो कि समान देखने को, एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। ये दक्षिण पश्चिम मालवा की भीली बोली मराठी और गुजराती से संबंधित है। सीधी सी बात है, जो अलीराजपुर झाबुआ वाला जिला है वो गुजरात और महाराष्ट्र से प्रभावित है। ठीक है, तो यहां पर वो देखने को मिल जाता है, उनका प्रभाव इस पर देखने को मिल जाता है। और मालवी तो है ही सही, तो राजस्थान का तो थोड़ा बहुत प्रभाव वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि मालवी का प्रभाव उस पर देखने को मिल रहा है। तो मराठी गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है भीली पर। ठीक है, नेमी चंद जैन ने इसके क्षेत्र बताए हैं, वो बताए हैं धार, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम। क्लियर है? ये हमारी 6 उपबोलियां हो गई। पहला केंद्रीय या आदर्श मालवी, ठीक है, इसे मानक मालवी भी कहते हैं, ये उज्जैन और इंदौर में बोली जा रही है। दूसरा है सौंदवाड़ी, सौंदिया राजपूतों के कारण इसका नामकरण हुआ। प्रहलाद चंद जोशी ने एक किताब भी लिखा, सौंदवाड़ी साहित्य, संस्कृति और व्याकरण। यह शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर और राजस्थान के झालावाड़ में बोली जा रही है। उसके बाद है रांगड़ी या रजवाड़ी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रांगड़ी और सौंदवाड़ी को मालवी के प्रकार माना है, उपबोली माना है। चिंतामणि उपाध्याय ने इसमें भाषा वैज्ञानिक शोध किए हैं, रिसर्च की है, अध्ययन किया है। प्रमुख क्षेत्र रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिला है। दशोरी, मंदसौरी या दशोरी, दशपुरी के नाम से जाना जाता है। मंदसौर क्षेत्र में बोली जा रही है। मंदसौर का पुराना नाम दशपुर था, इसलिए इसका भी नाम दशोरी या दशपुर या मंदसौरी रखा गया। यह मंदसौर, नीमच जिले में बोली जा रही है। इस पर सौंदवाड़ी, रांगड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है उमठवाड़ी, ये मध्य प्रदेश के उमठवाड़ क्षेत्र, जहां पर उमठवाड़ राजपूतों की बहुलता थी, तो राजगढ़ का जो क्षेत्र है वो उमठवाड़ कहला गया और इसकी जो बोली है वो उमठवाड़ी कही गई। ठीक है, राजगढ़ की समस्त तहसीलें। भीली पहले स्वतंत्र बोली थी, कुछ भाषाविदों ने दोनों में शाब्दिक समानता देखने के कारण इसको उपबोली मान लिया गया। ठीक है, नेमीचंद के द्वारा झाबुआ, अलीराजपुर, धार और रतलाम में ये बोली जाती है। ठीक है, इस पर मराठी और गुजराती का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मालवी का व्याकरण प्रारूप, जिसमें हम बात करें सबसे पहले आकारांत शब्दों को हमने ओकारांत में उच्चारित करना शुरू कर दिया। आकारांत का मतलब है लास्ट में बड़ा आ आना, और ओकारांत का मतलब होगा लास्ट में ओ आना। तो इन्होंने जहां जहां लास्ट में आ आया है हमने उसे ओ में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, जैसे हमने लिखा गड्ढा को हमने कर दिया खाड़ो। ठीक है, खाड़ो हमने कर दिया घोड़ो, घोड़ा बोलते थे, घोड़ा लास्ट में बड़ा आ लगता है तो हमने ओ में परिवर्तित किया, तो घोड़ा नहीं घोड़ो। रामा, रामो। ठीक है, लाड़ा, लाड़ो और घड़ा,
तो घड़ो। तो खाड़ो, घोड़ो, रामो, लाड़ो, घड़ो, हमने बड़े आ को परिवर्तित किया ओ में। तो जैसे हमने बोला घड़ा, घड़ो, खड़ा, खड़ो, ठीक है, खाड़ा, खाड़ो, घोड़ा, घोड़ो। तो पहला नियम है मालवी में हम बड़े आकारांत को, आकारांत मतलब जो सबसे अंत में जिस स्वर का प्रयोग हो, तो बड़े आ का प्रयोग किया तो उसकी जगह हम ओ का प्रयोग करते हैं। मैं कहूंगा घोड़ा आ रहा है, वो कहेंगे घोड़ो आ रहा है। अब मतलब आई रियो, वो तो अभी छोड़ दो, घोड़ो आई रियो। तो घोड़ो, तो घोड़े बहुत सारे नहीं है, एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई ध्वनि का आ में परिवर्तन हो जाता है। यहां पर किसी शब्द में कुछ कुछ स्थान पर जो ई का प्रयोग होता है, जैसे मिट्टी, ई हटा देंगे मट्टी हो जाएगा। ठीक है, हरिण, ई हटा देंगे हरण हो जाएगा। दिन, ई हटा देंगे दन हो जाएगा। वो कहते हैं ना, कतरे कतरे दिनों, कतरे दन से, कतरे दिन से नहीं नहायो, तो कतरे दन, दन मतलब दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिट्टी का मट्टी, हरिण का हरण और दिन का दन हो गया। हमने ई को आ में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद ऊ ध्वनि को भी हमने आ में परिवर्तित कर दिया। ऊ को, ई को तो किया, ऊ को भी कर दिया। जैसे कुंवर, कुंवर का हो गया कंवर। ठाकुर, ठाकुर का हो गया ठाकर, ठाकुर ठाकर। ठीक है, और कुंवर का कंवर हो गया। उसके बाद जो महाप्राण ध्वनि है उनका सामान्य ध्वनियों में परिवर्तन हो गया। सर महाप्राण क्या होता है? महाप्राण का मतलब होता है कि जैसे हमने लिखा क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, त, ध, न और प, फ, ब, भ, म। इसमें पहला वाला होता है अल्प प्राण, दूसरा महा, तीसरा आ, चौथा म और चौथा पांचवा आ। मतलब अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण का मतलब क्या है सर? ठीक है, ये है अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। ठीक है, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि महाप्राण को, महाप्राण को हम सामान्य ध्वनियों में बदल देंगे। ठीक है, जैसे लिखा भी। अब शब्द देखिए, लिखा है भी। अब देखो ये अल्प प्राण, महाप्राण है। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ये देखिए महाप्राण। इसका अल्प प्राण कौन सा है सर? बा है। तो हम फिर भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बी, मेको बी। ठीक है, और दूध लिखा है, दूध लिखा है। ये धा देखिए, धा कहां है? धा है ये। तो धा के पहले दा है, मतलब ये हो जाएगा दूध नहीं दूध। ठीक है, और देखो जैसे लिखा है काढ़ा। ठीक है, ड़ा, ये देखिए तो क्या हो जाएगा? काढ़ा। हमने ये बदल दिए हैं क्योंकि ये महाप्राण के थे। जो भी दूसरे और चौथे में आ रहे हैं, इनके पहले जो भी वर्ण होगा, सामान्य ध्वनि होगी, हम उनमें बदल देंगे। तो ये नियम भी आपको देखने को मिला। ई को आ किया, ऊ को आ किया, आकारांत को ओकारांत किया, और जो महाप्राण की ध्वनियां थी हमने उन्हें सामान्य ध्वनियों में बदल दिया। अब सा ध्वनि का हा में परिवर्तन होना, सा का हा। ठीक है, जैसे समझियो तो हमझियो, तो समझियो हमझियो। हमने सा को क्या कर दिया? हमने सा को हा कर दिया। सूदो,
तो हमने हूदो बोल दिया। सा थे तो हमने हाथे बोल दिया। सा को हा में बदल दिया। ठीक है। सपरना, हपड़ी लियो, मतलब क्या तुमने नहा लिया, हपड़ी लियो, तो सा को हमने क्या बोल दिया, हा। देखो स्नान, स्नान से सपरना, ये बुंदेलखंड में खूब चलता है। उस सा को हमने कर दिया हा, तो क्या हो गया, हापड़ी लियो। सा का हा में परिवर्तन कर दिया। अच्छा, या को हमने जा में और बा को हमने बा में बदलने की प्रवृत्ति कर दी। बुंदेलखंड में वा को बा कहा जाता है, वन को बन कहा जाता है, वजन को वजन कहा जाता है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहां पर बा बकरे को वा में परिवर्तित किया जा रहा है और या को जा में परिवर्तित किया जा रहा है। वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं, यजमान को जजमान बोलते हैं। तो यहां पर या को जा में परिवर्तित किया गया। जैसे यदि, तो यदि को हम यदि नहीं कहेंगे, जदि या जद कहेंगे। देखो जदि, यहां पर क्या हुआ, यदि को हमने कहा जदि, इसमें से ई हटा दिया। देखो ई को हम क्या कर रहे हैं, आ कर रहे हैं, तो जदि का क्या हो जाएगा, जद भी हो जाएगा। तो जदि भी चलता है और जद भी हो जाता है। ठीक है। बातों करूंगा, बातों, तो बातों नहीं होगा, वाता हो जाएगा, वाता करांगा। ठीक है। तो वाता, बा बकरे को हमने वा में बदल दिया है, तो या को जा में और बा को वा में बदल दिया जाता है। इसके बाद और के लिए जो और शब्द है ना, तो जैसे मैंने कहा रोटी और दाल, तो मैं रोटी और दाल नहीं बोलूंगा, रोटी अने दाल, मां अने बाप, मां और बाप, रोटी और दाल, तो रोटी अने दाल और मां अने बाप। तो अने और अन का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद शब्द विकृति की प्रवृत्ति है, यहां शब्द को बिगाड़ा जाता है। कैसे, जैसे किसन को किसन्यो, ठीक है, बालक को बालुड़ो, रुपया को रुपट्टी। एक मेरा दोस्त था, उसको कहा जाता पप्पियो। ठीक है। अब शुभम नाम था, घर वाले शायद पप्पू बोलते होंगे, लेकिन आसपास के क्षेत्र नाम बिगाड़ दिया। शब्द विकृति की परंपरा चलती है, तो क्या बोल रहे हैं, पप्पियो, किसन्यो, रुपट्टी, बालुड़ो, कालुड़ो, भालुड़ो, जालुड़ो। तो ऐसे शब्दों को हम बदल रहे हैं, ये देखने को मिलता है। इसके बाद मालवी में हमें 9 स्वर देखने को मिलते हैं। सर 9 कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई नहीं मिलता, ओ और औ नहीं मिलता। ठीक है। आई और औ देखने को नहीं मिलते। ए, आ, ई, उ, री, ए और ओ, ये 9 स्वर है। ठीक है। संज्ञा रूप की मैं बात करूं, नाउन की बात करूं, तो हीनता प्रकट करने के लिए यदि किसी भी शब्द को हीन बताना है, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताना है, अनावश्यक बताना है, उसकी बेइज्जती करनी है, तो हम यहां पर ड़ा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे टुकड़ो, गामड़ो, बापड़ो। बापड़ो मानता ही नहीं है, बापड़ो मतलब हम यहां पर उसको हीन दिखा रहे हैं। ठीक है। गामड़ो, ठीक है, गांव का है, हीन है। तो जब भी हम किसी भी शब्द को हीन दिखा रहे हैं तो इसमें ड़ा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जब ड़ा होगा तो हमें पता है मेरे दोस्त, हम आकारांत का ओकारांत कर देते हैं, इसलिए यहां पर गामड़ो और बापड़ो शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी हमने देखा था, ये देखिए। तो जब यहां से समझते जाएंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। वचन की बात करें तो पुल्लिंग बहुवचन बनाने के लिए होन और ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग मतलब मेल है और बहुवचन है, तो जैसे लोग होन, लोग आना, और स्त्रीलिंग में या प्रत्यय का लोग आया लगाते हैं। ठीक है।
जैसे यदि पुल्लिंग है और बहुवचन में है तो हम होन का प्रयोग करते हैं, ना का प्रयोग करते हैं। लोग होन, लोग आना। लेकिन स्त्रीलिंग में बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा लोगाया, मतलब या का प्रयोग हो रहा है। ये या का प्रयोग हो रहा है स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए होन या ना का प्रयोग हो रहा है। कारक की बात करूं तो कारक में सर आपको करण और अपादान में, जैसे हिंदी में से का प्रयोग होता है, यहां पर ती का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मुझसे नहीं होगा, मुझती नहीं होगो, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, मुझती, तो मुझसे नहीं होगा, मुझती हो जाएगा। रामते बोल दो, रामते मतलब राम से कह दो, तो ये है, यहां पर ती हो जाएगा। संप्रदान में सारू, वास्ते, कारणे या ताण शब्द का प्रयोग हुआ है। ताण तो मैंने नहीं सुना, सारू या वास्ते शब्द का प्रयोग जलते मिलता है। ठीक है, तेरे वास्ते मतलब तेरे लिए, तेरे सारू ये भी देखने को मिलता है। कारणे इतना देखने को नहीं मिलता, ताण तो मैंने सुना ही नहीं है, ये तो बाकी मैंने सुने हुए। अधिकरण में ऊपर और पे शब्द का प्रयोग होता है, मैं या पर का प्रयोग करते हैं, आप ऊपर या पे का प्रयोग करते हैं। संबोधन में आरे, ए, ओ इधर आओ, ए इधर आओ, तो ये संबोधन हम कर रहे हैं। ठीक है, आरे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त मालवी के सब कारक हिंदी के समान जो मैंने बताए हैं, यही बस अलग हैं, बाकी के सब एक जैसे ही हैं। लिंग रचना की बात करूं, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करूं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रयोग के नियम भी हिंदी के समान ही हैं। कई बार स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग पुल्लिंग जैसा होता है। ठीक है, जैसे बैन तम कहां से आया, वी कहां से आया, तो सब एक ही है। बैन तम कहां से आया, तुम, ऊ का हमने आ कर दिया ना, जैसे दिन का दन कर दिया था, वैसे ही हमने ऊ का आ कर दिया था कि बैन तम कहां से आया, वी कहां से आया। तो हमने कई बार स्त्रीलिंग बहुवचन का पुल्लिंग जैसा ही हो जाता है, पुल्लिंग बहुवचन जैसे ही हो जाता है। जैसे हमने लोगाया कहा था, तो जरूरी नहीं है लोगाया ही हो, कभी कभी यहां पर एक जैसा प्रयोग भी हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने कहा कि जो बोली की व्याकरण है, जो नियम है, जो प्रारूप है, व्याकरणिक प्रारूप है, उनमें एक रूपता, एक निष्ठता कम पाई जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप हो सकता है मुझे कोई ऐसा शब्द बता दो कि जिसमें ये नियम लगते ही ना हो, और वो संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर वो नियम माने जाएंगे, कुछ कुछ जगहों पर वो नियम नहीं माने जाएंगे। लेकिन हिंदी की मैं बात करूं तो भाई हर जगह पर उसका नियम माना ही जाएगा, और नहीं मानोगे तो नंबर कट जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद विशेषण की बात करें तो विशेषण में जो मालवी पुल्लिंग में जो विशेषण होता है उसमें ओकारांत का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा काला, काला, तो मैंने बोला कालो, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। गोरो, लंगड़ो, टूटो, खरो, खोटो, तो इसमें हम ओ का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि विशेषण एडजेक्टिव के लिए यूज होगा। उसके बाद क्रियापद। ठीक है, मालवी क्रिया ओकारांत होता है। प्रेरणार्थक में मतलब हमें किसी से काम कराना है तो आव या आड़ प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे भड़नो, भड़ावनो। ठीक है, पा को भी हमने भा कर दिया है। ठीक है, भड़नो, भड़ावनो मतलब पढ़ना और पढ़वाना, तो ये हो गया। ठीक है, जीमनो खाओ, जिमबावो या जिमाड़नो मतलब खिलवाना। तो यहां पर आपको ओ का रांत का फिर प्रयोग देखने को मिल रहा है क्रियाओं में, लेकिन प्रेरणार्थक में आव या आड़ प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए वाच्य की बात करें तो हमें पता है 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में हमने न्याय लियो है, हमने न्याय लियो है मतलब हमने स्नान कर लिया है। कर्मवाच्य में कपड़ा सिवाई रिया है, कपड़ा सिल रहा है। ठीक है, और मार से चलियो नी जावे,
मुझसे चला नहीं जा रहा, तो आप इसके तीनों ही रूप देख सकते हैं वाच्य के हिसाब से, वॉइस के हिसाब से। सर्वनाम की बात करें, मालवी भाषा में सर्वनामों का प्रयोग 6 प्रकार का होता है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए, मतलब उत्तम पुरुष मतलब खुद के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो खुद के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मुंह, मुंह नहीं जाऊं, मतलब ऐसा कुछ। मुंह नी मतलब मुंह मतलब मैं, मी मुंह ना जाने, तो मुंह का प्रयोग हो गया और मैं का प्रयोग होता है एक वचन में। लेकिन हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो मुंह की जगह मैं हो जाएगा और हम का प्रयोग हो जाएगा। तो यदि मैं उत्तम पुरुष मतलब खुद के लिए बात कर रहा हूं, जहां पर मैं आई का प्रयोग करता हूं, हिंदी में मैं का प्रयोग कर रहा हूं, तो यहां पर मैं मुंह और मैं का प्रयोग करूंगा। यदि बहुवचन होगा जहां पर मैं हम का प्रयोग कर रहा हूं, मैं यहां पर मैं और हम का प्रयोग करूंगा। ठीक है। इसके बाद मध्यम पुरुष के लिए मतलब सामने वाले के लिए, तो हम क्या प्रयोग करेंगे एक वचन में? तम, तुम बोल रहे थे, ऊ का आ हो जाएगा तम, तू, थने, थने समझ नहीं आए, थने और तम और तू, तो ये एक वचन। लेकिन बहुवचन में बात करें तो तम, तमारे और आपके, तम, तमारे और आपके, तू, तन, थन, थने। ठीक है। और इसमें तम, तमारे और आपके बहुवचन में। अब चलो अन्य पुरुष की बात करें। अन्य पुरुष का मतलब है किसी और की बात कर रहे हैं। ठीक है। अन्य पुरुष के लिए ऊ का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी और की बात कर रहे हैं, राम ऊ, तो ऊ का प्रयोग यहां पर हो जाएगा। और यदि हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, वी, अभी हमने देखा था, कहां गया कहां गया कहां गया, ये है वी कहां से आया, बी कहां से आया, बी मतलब बहुवचन, हम वे की बात कर रहे हैं, वे कहां से आ गए, तो वी का प्रयोग हो रहा है, बहुवचन का प्रयोग होता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें यो और ऊ का प्रयोग होता है और बहुवचन में ई और वी का प्रयोग होता है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बात करें तो किने, किसको, कुमण, ये एक वचन के लिए होते हैं। किनाने मतलब ये बहुवचन के लिए यूज होते हैं। ये ऊपर के जो अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, बट एक बार इनको रीड कर लेना आप। संबंधवाचक सर्वनाम में हम जो का प्रयोग करते हैं। संबंध मतलब जो उसने कहा वो मानेगा, जो वो, तो हम जो का प्रयोग करते हैं जैसे सामान्यता होता है। लेकिन यहां पर बहुवचन में जिन या जिनाने शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का प्रयोग एक वचन रूप में होता है। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपका मालवी का व्याकरण हो गया। उपसर्ग प्रत्यय की ओर बात करते हैं और कहावतें लास्ट में देखेंगे। ठीक है। मालवी भाषा में उपसर्गों में तत्सम और तद्भव दोनों रूप प्रयुक्त होते हैं। तत्सम में बात करें तो अप जस, देखो अप यश होता है, लेकिन या को हमने क्या कर दिया, जा कर दिया, तो अप जस हो गया। उप राम हो गया। ठीक है। अजाण्यो, अलूणो, तो आ का प्रयोग भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तत्सम में अप को अ, तद्भव में देखिए निर्मोई लो, मतलब जिसे कोई मुंह नहीं है, निर्मोई लो। ठीक है। अदवेंड्यो मतलब पागल सा है, अदबेंड्यो बेंडा होना, पागल होना। ठीक है। सत गुरु, सत लगता है, स्वभाव सव लगता है। ठीक है। फारसी का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे इस प्रत्यय में इस, तो परवरिस या परवरस, आनो तो हर जानो, नथ रानो, गर या गार, कलईगर या मददगार, खानो सफा खानो, छापा खानो। तो यहां पर कुछ फारसी के प्रत्यय भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इस, आनो, गर या गार,
खानों आदि देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहावतें देखें तो यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। मालवी में कहावतों को ओखाड़ा या केवाड़ा कहा जाता है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि मालवी में कहावतों को क्या कहते हैं, तो ओखाड़ा या केवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण में देखें, आंदो उठे ने घर का न कूटे, स्वजनों को ही परेशान करना। आंदो उठे ने घर का ने कूटे, स्वजनों को परेशान करना। एक लकड़ी का दो बटका, एक लकड़ी के दो बटके कर दिए, मतलब विभाजन कर दिया। कान काटना मतलब निपुण और चालाक है। घरे घर गारा का चूल्हा, ठीक है, सबके यहां मिट्टी का ही चूल्हा है, अर्थात सबकी स्थिति एक जैसी है। राजा को ब्याह में पटेल को ब्याह, बड़े के काम के साथ में छोटा भी काम करा लो। राजा के ब्याह में पटेल को ब्याह, पटेल का भी ब्याह करा दो। क्लियर है? अब देखते हैं मालवी बोली का साहित्य, रचनाकार एवं रचना। ठीक है, अध्ययन की सुविधा और रचना प्रवृत्ति की दृष्टि से मालवी काव्य धारा ऐतिहासिक दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल 10वीं सदी का जो अंत है वो हमने मान लिया है, और 19वीं सदी के अंत में हमें आधुनिक काल देखने को मिलता है। तो हम बात करें 10वीं सदी के अंत में बात कर रहे हैं, तकरीबन 900 के आसपास से, फिर उसके बाद प्राचीन ही चलता है, और 19वीं सदी के मतलब 1800 के आसपास से आपको आधुनिक काल देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं प्राचीन काल में, तो आपको राजा मुंज मिलते हैं। राजा मुंज और राजा मुंज के जो एक कवि थे जिनका नाम था धनपाल, इन दोनों की रचनाओं में हमें मालवी बोली का प्रारंभिक रूप देखने को मिला है। राजा मुंज के, जो कि एक अच्छे कह सकते हैं कि काव्यकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मालवी बोली के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, और इनके जो कवि थे, राज दरबारी थे धनपाल, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में मालवी बोली का प्रयोग किया है। उसके बाद आते हैं संत पीपा, मतलब आपके मालवी बोली के पहले सुप्रतिष्ठित कवि जो है संत पीपा है, जिनके गुरु भी रामानंद थे, जो कि कबीर के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, तो संत पीपा देखने को मिलते हैं। उसके बाद चंद्र सखी, चंद्र सखी की कुछ रचनाएं, संत पीपा को तो हम ये भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। चंद्र सखी को आगे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उनकी रचना यहीं देख लेते हैं। चंद्र सखी ब्रजबाल की शोभा, चंद्र सखी की विनती सुन जो, ये उनकी रचनाएं थी जो कि मालवी में लिखी गई थी। चंद्र सखी। नवनिधि कुंवरी जी, इन्होंने सीपी रो दर्द, मीरा रो मरम, चंद्र सखी मारी गोठन, गाया गाया गीत, नान्ही सी चरकली, ये इनकी रचना है। तो हमें यहां पर मुंज मिलते हैं, धनपाल मिलते हैं, संत पीपा मिलते हैं, नवनिधि कुंवरी मिलती हैं, इसके बाद में चंद्र सखी मिलते हैं। चंद्र सखी की रचनाएं आप एक बार पढ़ लीजिएगा यहां पर। चंद्र सखी ब्रजबाल की शोभा, चंद्र सखी की विनती सुनजो, नवनिधि कुंवरी में मीरा रो मरम, सीपी रो दर्द, इसके बाद चंद्र सखी मारी गोठन, गाया गाया गीत, और नान्ही सी चरकली। आधुनिक काल पर आते हैं। पश्चिमी प्रभाव से मालवी साहित्य में बदलाव हुआ। इसमें आपको कुछ लोग देखने को मिलते हैं। जीवाजी नाथूलाल, इसके अलावा भी बहुत हैं, अभी हमें आगे पढ़ना भी है, अभी बस यहां देख लीजिएगा क्योंकि इनकी हम आगे चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। जीवाजी नाथूलाल, ख्याल कलयुग, ख्याल नकटा का प्रसंग, ख्याल केसर, कस्तूरी ख्याल मामी भाणजे का, ये सब ख्याल शब्द आपको जीवाजी नाथूलाल का देखने को मिलेगा। ख्याल कलयुग, ख्याल नकटा का प्रसंग, ख्याल केसर, कस्तूरी, ख्याल मामी भाणजे का। और नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने पगडंडी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब मालवी के साहित्यकारों के बारे में थोड़ी सी बृहद चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहला है संत पीपा, मालवी के सुप्रतिष्ठित
पहले कभी नाम याद नहीं, मतलब इनका नाम नहीं भूलना है, नाम याद नहीं करना है नाम नहीं भूलना है। जैसे पिछली बार संत सिंगाजी पूछ लिया गया, हो सकता है संत पीपा इस बार पूछ लिए जाएं, क्योंकि मालवी बोली के पहले सुप्रतिष्ठित कवि संत पीपा थे। इनके बहुत सारे नाम थे, भगत पीपा, प्रताप सिंह, राव पीपा, सरदार पीपा, पीपानंद आचार्य। अब आप कहोगे प्रताप सिंह, प्रताप सिंह तो ऐसा लग रहा है सर राजा जैसे। बिल्कुल, ये राजा रहे हैं, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम है वो है प्रताप राव, पहले राजा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने राजपाट सब छोड़ छाड़ के और संतत्व को ग्रहण कर लिया और फिर कई सारी रचनाएं लिखने लग गए, जो कि पीपा वाणी, पीपा के पद से प्रचलित है, विख्यात हैं, ठीक है। इनके जो समकालीन थे वो संत कबीर थे, और कबीर के जो गुरु थे वही संत पीपा के गुरु थे, और वो कौन थे? रामानंद। जब एक ही गुरु थे तो उनमें जो गुरु का जो सम्मान है वो दोनों में ही एक जैसा होगा, क्योंकि कबीर भी गुरु का महत्व बताते हैं, संत पीपा भी गुरु का महत्व बताते हैं, ठीक है। कबीर भी पाखंडवाद पर प्रहार करते हैं और संत पीपा भी पाखंडवाद पर प्रहार करते हैं। वो भी निराकार की बात करने वाले हैं कबीर, ये भी निराकार की बात करने वाले हैं। दोनों में ही आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट थे वो एक ही जगह के थे। आपने मूवी देखी है गब्बर, कि गब्बर को जब वो ढूंढते हैं तो सबसे पहले कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रोडक्ट तो यहां से निकल रहा है। तो इसी तरीके से रामानंद के जो शिष्य थे, जिसमें कबीर भी हैं और हमारे संत पीपा भी हैं, दोनों की विचारधारा एक ही है, ठीक है। इनकी जो भाषा है सीधी सी बात है मालवी बहुल है, लेकिन यहां पर जो कबीर में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, संत पीपा ने भी सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जो पंचमेल की खिचड़ी है। कई अलग अलग भाषाओं को मिला जुला कर और फिर उन्होंने अपने पदों को लिखा है। इनके रचनाओं में पीपा वाणी, पीपा के पद, ध्यान अच्छे से कर लीजिएगा। इनका जो वास्तविक नाम है वो है प्रताप राव, गुरु का नाम है रामानंद। इसके बाद आ जाते हैं आपके आनंद राव दुबे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो जन्म हुआ था वो इंदौर के धुलेट ग्राम में हुआ था। इंदौर में धुलेट ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो उपनाम है दोस्तों वो है मालव मयूर। यहीं से प्रश्न पूछा गया था, मालव मयूर की उपाधि किसे दी गई है? तो मालव मयूर की उपाधि आनंद राव दुबे को दी गई है। आधुनिक मालवी का कवि भी इनको कहा जाता है। मालव मयूर और आधुनिक मालवी का कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं गीत फिर गायो, रामाजी रैज्ञाने रेल जाती री, मालबो पाक्यो, वसंत्या की बरसात, हूं जाने की वा जाने, तू क्यों पोमा बेदारिया और कमल काग। ये इनकी रचनाएं। पीपा बाणी, पीपा के पद, संत पीपा की। इनकी रचनाएं गीत फिर गायो, रामाजी रैज्ञान रेल जाती री, मालबो पाग्यो, ठीक है। उसके बाद वसंत्या की बरसात, हु जानो कि वी जाने वा जाने, तू क्यों पोमा में दारिया कमल का। तो ये हो गए हमारे दो रचनाकार, पहले संत पीपा, दूसरे आनंद राव दुबे। इसके बाद बाल कवि बैरागी। भाई आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। बचपन में बहुत निर्धन, बहुत गरीबी में अपना बचपन बिताया है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसने गरीबी में बचपन बिताया है, यदि उसने संघर्ष को अपना सहारा, अपना हथियार, अपना अस्त्र मान लिया, तो वो हर जगह डंका बजाता है। और बाद में बाल कवि बैरागी ने राजनीति में भी और साहित्य में भी दोनों जगह अपना डंका बजाया है। तो बाल कवि बैरागी का जो जन्म है वो रामपुरा जिला नीमच में हुआ है, और इनका नाम, वास्तविक नाम है नंद रामदास बैरागी। तो बाल कवि बैरागी भाई साहब बचपन से ही रचनाएं लिखने लग गए थे। तो इनको लोग क्या कहते थे? देखो भाई बाल कवि आ रहा है। बाल कवि, बाल मतलब जो कभी बच्चा हो,
या जिसने बचपन में ही कविताएं लिखना शुरू कर दी हो, तो उनको बाल कवि कहने लग गए, तो उनका नाम ही चल गया बाल कवि बैरागी। वास्तविक नाम है नंद राम दास बैरागी। लोकप्रियता, बचपन में लिखी श्रेष्ठ कविताओं के कारण बाल कवि बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, यहां पर पूछा जा सकता है बाल कवि का वास्तविक नाम क्या है? नंद राम दास बैरागी। ठीक है, इनका काव्य संकलन है चटक मारा चंपा, आई जाबो मैदान में पनिहारी, बादरवा आज्ञा, मेहंदी मती लगाओ, नड़दल और लखारा। सर इन्होंने मालवी में भी कौन सी बोली का प्रयोग किया है? तो हमने पढ़ा था उपबोलियों में मंसौरी, दशोरी। भाई साहब हैं कहां के? नीमच के। प्रभाव किसका पड़ेगा? मंसौरी का पड़ेगा, इसलिए मंसौरी मालवी का प्रभाव देखने को मिल गया है। ठीक है, और थोड़ा बहुत मेवाड़ी का प्रभाव देखने को मिल गया है। तो है तो मालवी, लेकिन मेवाड़ी का प्रभाव है, साथ ही मंसौरी मालवी का प्रभाव। अच्छा, इनको चिंतामणि उपाध्याय ने क्या कहा है? इन्हें चिंतामणि उपाध्याय ने कहा है श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि। ये चिंतामणि उपाध्याय कौन है? हमने बात की थी चिंतामणि उपाध्याय जिन्होंने रजवाड़ी बोली पर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन शोध रिसर्च किया था। ये वही आदमी है, इन्होंने बाल कवि बैरागी को नाम दे दिया। श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस में लिखने वाले, अंगार मतलब वीर रस में लिखने वाले। श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि, जिसने श्रृंगार और वीर रस में अपनी कविताओं को रचा है, उन्हें प्रसिद्ध कराया है, उनके कवि हैं, बेजोड़ कवि हैं, वो हैं बाल कवि बैरागी। इसके बाद अगले आ जाते हैं मोहन सोनी। मोहन सोनी, मोहन सोनी जो है वो उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन में इनका जन्म हुआ है। इनका काव्य संकलन है माटी की सोरम। ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक है आपके मोहन सोनी और एक है आपके शिव चौरसिया। मोहन सोनी और शिव चौरसिया ने एक काव्य संकलन लिखा जिसका नाम है माटी की सोरम। माटी की सोरम में जो 9 कविताएं हैं वो मोहन सोनी ने लिखी हैं। माटी की सोरम में जो 9 कविताएं हैं वो मोहन सोनी ने लिखी हैं। बाकी की जो वो 14 मालवी कविताएं हैं वो शिव चौरसिया ने लिखी हैं। तो ये ध्यान रखना, माटी की सोरम किन 2 कवियों ने लिखा है? मोहन सोनी, शिव चौरसिया। मोहन सोनी 9 कविताएं और शिव चौरसिया 14 कविताएं, 14 मालवी कविताएं। ठीक है, बाद में हम इनको जानते हैं। इनकी कविताएं इसके अलावा भीलनी है, संजा को रथ है, बिहरण की पाती है, चंपा को फूल हाथ और शिवाजी है। ये सारी कविताएं हमारे मोहन सोनी ने लिखी हैं। एक काव्य संग्रह भी लिखा है। काव्य संग्रह का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी कविताओं को रखा जाए। जब भी कोई किताब निकलती है तो वो काव्य संग्रह की निकलती है, क्योंकि एक कविता की कोई किताब कैसे ही निकल सकती है? हो सकता है वो 10 पेज की हो, तो 10 पेज की किताब थोड़ी निकालेंगे कम से कम 100 पेजेस के आसपास की, तो हमें फिर बहुत ज्यादा कविताओं की आवश्यकता होती है। लंबी कविताएं भी हों दोस्तों, फिर भी हमें 8 से 10 कविताएं तो लेनी ही होती हैं। तो 8 से 10 कविताओं का जो संग्रह है वो काव्य संग्रह या काव्य संकलन कहलाता है। माटी की सोरम काव्य संकलन है जिसमें 9 कविताएं इनकी, शिव चौरसिया की 14 कविताएं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरहरि पटेल, ये भी बहुत प्रमुख है। बहुत सारे लोगों की रचनाओं को प्रकाशित करने का काम किया है, जैसे आनंद राव दुबे के रामाजी रैज्ञाने रेल जाती री और नरेंद्र सिंह तोमर के 3 संकलनों का संपादन करने का काम किसने किया है? नरहरि पटेल ने किया है। तो आनंद राव दुबे की रचना देखी थी रामाजी रैज्ञाने रेल जाती री, और नरेंद्र तोमर का 3 संकलन थे, उनका संपादन इन्होंने ही कराया। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं नरहरि पटेल की, वो है मालव की रात, थोड़ी घनी, सिपरा मतलब छिपरा के किनारे, गुलमोरी धरती। सर इनका जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ है सैलाना में। सैलाना
रतलाम में भाई साहब का जन्म हुआ है। अच्छा, और एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, सबसे प्रथम में या सबसे पहले मालवी और उर्दू से संयुक्त जो गजल का फॉर्मेट है वो लाने का काम किया था नरहरि पटेल ने। तो मालवी और उर्दू गजल परंपरा का सामंजस्य करने वाले जो कवि हैं वो है नरहरि पटेल। मालवी और उर्दू गजल का सामंजस्य करके गजल फॉर्मेट में लाने वाले व्यक्ति हैं नरहरि पटेल। तो ध्यान रखना, दो लोगों के किताबों का संकलन कराया, आनंदराव दुबे, रामाजी रेग्या ने रेल जाती री, और नरेंद्र सिंह तोमर के 3 संकलन, काव्य संकलन। ठीक है, सैलाना रतलाम में इनका जन्म हुआ है। मदन मोहन व्यास, मदन मोहन व्यास का जन्म हुआ है तराना, जिला उज्जैन। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब जहां पर जन्म होगा उस बोली से संबंधित वो काम करेंगे। जैसे सामान्य तौर पर मेरा बुंदेलखंड में जन्म हुआ है तो मेरा ज्यादा झुकाव, मुझ पर जो ज्यादा प्रभाव है वो बुंदेली का पड़ा है, और बात करते समय, पढ़ाते हुए आपको समझ में भी आता होगा। ठीक है, तो मैं उसी से संबंधित ही रचनाएं करूंगा या रिसर्च करूंगा, यही बात होगी। तो यहां पर भी आपको ज्यादातर कोई रतलाम का मिल रहा है, कोई उज्जैन का मिल रहा है, कोई इंदौर का मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जिला नीमच के मिल रहे हैं, मंदसौर के देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे के सारे वही होंगे। ठीक है, मदन मोहन व्यास तराना होंगे। इन्होंने कविताएं लिखी, मारो नाम बाल्यो है। ठीक है, ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, मारो नाम बाल्यो है, लोग लिखकर आ गए बाल कवि बैरागी और गए। ध्यान रखना, बाल्यो से बाल कवि बैरागी नहीं होगा, मारो नाम बाल्यो है, ये रचना है मदन मोहन व्यास की। मालवा की जातरा, दिवाली, ट्रांजिस्टर, महंगाई, रलवो, चली सवारी, लाडी की, मालवा की नानी। यहां पर नानी का मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्ची होता है, जो मालवा की जो कन्या है, जो बच्ची है, उसे नानी कह दिया जाता है, तो मालवा की नानी। ठीक है, इसके बाद हरीश निगम, हरीश निगम का काव्य संकलन है कुसुम कुंज, हरियाली आंचल। ठीक है, हरियाली आंचल और हिरना सांवली। कुसुम कुंज, हरियाली आंचल और हिरना सांवली। ये जो हरियाली आंचल है दोस्तों, इस पर भारत सरकार द्वारा वृत्त चित्र बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। किस पर सर? हरियाली आंचल पर। बाकी इनकी अन्य रचना है कुसुम कुंज और हिरना सांवली। ठीक है, नाट्य रूपांतरण की बात करूं तो मालवी में कुछ नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं। हमें पता है स्वप्न वासव दत्ता संस्कृत का है, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, और रामचरितमानस इन्होंने मालवी में रूपांतरण किया है। ठीक है, चेंजेस किए हैं, बदले हैं, ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, तो नाट्य रूपांतरण हो गया। कविताएं की बात करें तो तीतर पे तोप, अबे कदी मरे तो टेंगड़ी कड़व खाए, माल मलंगा खाए, ये इनकी रचना है। अब आपको लग सकता है कि सर इतनी जटिल रचनाएं कैसे याद होंगी? याद करना ही पड़ेगा, एक एक दो दो करके आप इनको उठाते जाइए और याद करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बस यही हो सकता है कि अभी मैंने एक एक बोली करा रहा हूं, तो एक बोली को भी हम 3 से 4 दिन में बांट लें। पहले 2-3 उठा लें, फिर 2-3 उठा लें, फिर 2-3 उठा लें, और फिर जब पहले 3 उठाएं तो फिर एक बार रिवीजन कर लें, याद हो जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान की बात करूं तो आधुनिक मालवी कविता के उन्नयन करता है और पाती परंपरा के प्रवर्तक। सर ये पाती परंपरा क्या है? पाती परंपरा का मतलब है कि एक ऐसी शैली जहां पर रचनाएं पत्र के रूप में लिखी जाती हैं, जिसमें व्यंग भी होता है। तो पत्र के रूप में लिखने वाले, व्यंग के रूप में लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं हरीश निगम। तो इनको कहा जाता है पाती परंपरा के प्रवर्तक। पाती परंपरा की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? हरीश निगम। बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। और आधुनिक मालवी कविता धारा के उन्नयन करता, उसको और बेहतर करने का काम हरीश निगम ने किया है। इसके बाद शिव चौरसिया,
इनका जो जन्म है वो बेरछा जिला शाजापुर में हुआ है। माटी के सोरम में मोहन सोनी के द्वारा 9 कविताएं लिखी गई, इनके द्वारा 14 कविताएं लिखी गई। ठीक है, इनकी एक कविता है प्रसिद्ध है, असो मालवो है मारो, असो मालवो है मारो। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें सतीश दुबे, सतीश दुबे क्यों प्रसिद्ध हैं? एक जापान का छंद है जिसका नाम है हाइकू, उसको मालवी बोली में या मालवी बोली की जो रचना को हाइकू में लिखने का जो विशेष रूप से जो आरंभ करता है वो कौन है? वो है सतीश दुबे। सतीश दुबे ने हाइकू का प्रारंभ किया मालवी बोली में। इसके प्रारंभ करता है सतीश दुबे, नाम याद रख लेना। ठीक है, इसमें लिखने का जो हाइकू में लिखने का श्रेय किसको जाता है? सतीश दुबे को जाता है। क्लियर है? इंदौर में भाई साहब का जन्म हुआ है। इनकी रचना है सशक्ता उजास, भीड़ में खोया आदमी, राजा भी लाचार है, प्रेक्षागृह, समकालीन 100 लघु कथाएं, बूंद से समुद्र तक, कुर्राटी, डेरा बस्ती का सफरनामा, बैसाखियों पर टिके चेहरे, साहब जी जो आग है, लक्ष्मी संग 17 घंटे और धुंध के विरुद्ध। ठीक है, हाइकू संग्रह है इनका एक, शब्द विधि। ठीक है, और एक और है मालवी हाइकू। तो शब्द भेदी और मालवी हाइकू इनकी रचनाएं हैं जो हाइकू संग्रह है, और इन्हें भारतीय हाइकू के आरंभकर्ता माना जाता है। भारतीय हाइकू का आरंभकर्ता इन्होंने लिखा है, मतलब माना जाता है। भगवती लाल राजपुरोहित। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई साहब? इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2024 की घोषणा के अनुसार। ठीक है, पद्मश्री। तो जन्म स्थान है चंदोड़िया गांव, धार जिला। ठीक है, प्रमुख पद महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान उज्जैन के निदेशक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। अनुवाद कार्य, इन्होंने संस्कृत के नाटकों का मालवी में अनुवाद किया है। कालिदास के सभी नाटकों का मालवी में अनुवाद किया है। तो संस्कृत के नाटकों का अनुवाद करने का काम भी किया भगवती लाल राजपुरोहित ने। ये चंदोड़िया धार गांव, धार जिले के हैं। महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान उज्जैन के निदेशक रहे हैं। संस्थापक मालवी कला संस्कृति संस्थान की स्थापना भी की है। तो सब बहुत महत्वपूर्ण है, और पद्मश्री 2024 की घोषणा के अनुसार पद्मश्री से सम्मानित है। चंदोड़िया, धार जिला, महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान उज्जैन के डायरेक्टर, संस्कृत नाटकों का मालवी में अनुवाद, कालिदास के जो नाटक है उनका मालवी में अनुवाद, मालवी कला संस्कृति संस्थान की स्थापना करने का कार्य किया है। ठीक है, चलिए अन्य रचनाकार की बात करें, गिरिवर सिंह भंवर। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये रचनाकार मिले तो मैंने यहां जोड़ दिया, तो एक बार आप रीड जरूर कर लेना। गिरिवर सिंह भंवर, केसरिया फाग, चौमासा, पियाजी मानो मेरी बात। ठीक है, श्रीनिवास जोशी, बाहर पट्ठा भारी करो, सासूजी रिसाएगा, चतुर्भुज मारवो सोना पाली, सुखराम ललिता देवी का विवाह, नंद किशोर पंडित 25सी खटमल 32सी, युगल किशोर युगल विनोद, श्रावणी ढसेरो दिवाली तुलसीदास, बालाराम पटवारी किरसानी कीचड़, भगवंत शरण जौहरी मारा मन में हूक उठे जद। हूक का मतलब है कि ध्वनि, और कैसी? ऊर्जात्मक ध्वनि। ठीक है, हूक उठे जद। जद मतलब यदि, हमें पढ़ा था यदि को हमने क्या कह दिया था? जद कह दिया था। मानसिंह राही, भारी करी राम, शिव उपाध्याय, पूनम चंद्र सोनी, सिद्धेश्वर सेन, ये प्रमुख रचनाकार हैं। भावसार बा मोतीराम, जगन्नाथ विश्व। ठीक है, ललिता रावल, नया एप्रिन, कुंवारी मां, कई तमरी गई हमरी, बिछावन, गेरी गेरी छांव। पन्ना लाल शर्मा, नायव, मालवी काव्य का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। मास्टर साहब की अनोखी घटा, भारत में थू और फू और गोरा, ये इनकी रचना है। ध्यान रखिएगा, ये बस याद रख सकते हो। पन्नालाल शर्मा नायब को मालवी काव्य का
भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर नारायण विष्णु जोशी, नाटक जागीरदार लिखा हुआ है। सूर्य नारायण व्यास, मालव सुत, मेघदूत का मालवी अनुवाद किया हुआ है। दीनानाथ व्यास, कहानी मालवी खटला लिखी हुई है। बाबूलाल भटिया, बाबूलाल शास्त्री, ओम प्रकाश अनूप और चिंतामणि उपाध्याय की तो पहले भी चर्चा कर ली है, रजवाड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य रचनाकार है। और लास्ट में ये तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है, ये वैकल्पिक है, एक बार रीड कर लेना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट जो मानक किताब है उनमें उनका नाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से तो महत्वपूर्ण होंगे, तो एक बार रीड जरूर कर लेना। जब भी आप खाली बैठे रहो तो एक दो बार रीड कर लेना। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण को तो हमें बहुत अच्छे से करना है, ये जो है इनको आप एक दो बार रीड मार सकते हो। ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मालवी लोक साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर श्याम परमार। मालवी संस्कृति और साहित्य भगवती लाल राजपुरोहित, हमें पता है पद्मश्री से सम्मानित 2024 में घोषणा की गई थी। प्रहलाद चंद्र जोशी, मालवी और उपबोलियों का व्याकरण। प्रहलाद चंद्र जोशी ने एक और लिखा है सौंदवाड़ी साहित्य व्याकरण संस्कृति, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। मालवी और उपबोलियों का व्याकरण भी इन्होंने लिखा है। सूर्य नारायण व्यास ने मालव जनपद और उसका क्षेत्र विस्तार लिखा है। मालवी भाषा और साहित्य, ये हरिमोहन बुधौलिया, पद्मा सिंह और अशोक शर्मा ने लिखा है। और मालवी भाषा और साहित्य इसी नाम से एक और किताब है जो कि शैलेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर दिलीप कुमार चौहान और अजय गौतम ने लिखा है। और लास्ट में संत शिरोमणि पीपा का जीवन दर्शन ब्रजमोहन टाक ने लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं और बहुत सारी किताबों से तो जो आपने पढ़ा है वो कंटेंट लिया भी गया है। ये सारी मानक किताबें हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। श्याम परमार के द्वारा मालवी लोक साहित्य, भगवती लाल राजपुरोहित, मालवी संस्कृति साहित्य, मालवी और उपबोलियों का व्याकरण प्रहलाद चंद्र जोशी, मालव जनपद और उसका क्षेत्र विस्तार नारायण व्यास, सूर्य नारायण व्यास, मालवी भाषा और साहित्य पहला और दूसरा, पहले लिखी गई है हरिमोहन बुधौलिया, पद्मा सिंह और अशोक शर्मा के द्वारा, दूसरी शैलेंद्र कुमार शर्मा, दिलीप कुमार चौहान और अजय गौतम, और संत शिरोमणि का जो पीपा जीवन दर्शन है वो ब्रजमोहन टाक के द्वारा लिखा गया है। तो आई होप आपको यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। हमने बोली के संबंध में जितना भी हो सकता था, चाहे किताबों का नाम हो, चाहे अन्य रचनाकारों के बारे में बात हो, चाहे साहित्यकारों के बारे में बात हो, चाहे मालवी बोली का साहित्य हो, या फिर उनका व्याकरणिक प्रारूप हो, या फिर हम बात करें कि उनकी उपबोलियां हो, उपबोलियों के साथ साथ क्षेत्र कौन से हैं और उनका सामान्य परिचय, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो यहां तक भी आप कर लोगे तो भी आपका बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। अगले वीडियो में दूसरे नंबर पे कौन सी है? बघेली है। बघेली बोली को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।